हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बीएड 2020 को ध्यान में रखते हुए जो हमने टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें आपको प्रत्येक दिन दो विषय के जो है टेस्ट श्रृंखला मिलते हैं, जिसमें आपका एक हिंदी होता है, दूसरा सामान्य अध्ययन होता है। इस दौरान हम लोग 30 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जो कि आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में, ललित विस्तार में। तो 16 महाजनपद यानी जो है वैदिक काल के बाद जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, वो किस ग्रंथ से आपको मिलता है? अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार, रामायण में और महाभारत में। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जो है 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ही पता चलता है कि 16 महाजनपद जो है थे। ओके, ध्यान रखेंगे 16 महाजनपदों का उल्लेख किससे मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। साथ ही जैन धर्म जो होता है, जैन धर्म का एक ग्रंथ था भगवती सूत्र, उससे भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अगर जैन धर्म से रिलेटेड पूछेगा तो भगवती सूत्र है, और जब बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? यानी निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में जो पटना है उसको किसके द्वारा बसाया गया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु और उज्जैनी। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी पाटलिपुत्र की जो स्थापना यानी पाटलिपुत्र नगर को बसाने का जो काम किए थे वो कौन से थे राजा थे? उज्जैनी के द्वारा जो है इस जो है नगर की स्थापना की गई थी, इस नगर को बसाया गया था। बात करें तो उज्जैनी जो है आपके जो है हर्यक वंश के एक शासक थे। जो हर्यक वंश की स्थापना करने वाले कौन शासक थे? तो बिंबिसार। बिंबिसार के जो पुत्र थे उनका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र का नाम उज्जैनी था। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। इस तरीके से 10-10 प्रश्न आपको तीनों सीरीज की मिलेंगी, और आपका जो भी सब्जेक्ट आपका वीक लगता है उस पर आप बेहतर मेहनत करें, बेहतर जो है उस पर खूब अच्छे से जो है उसके क्वेश्चनों को ले, उसके टॉपिक को पढ़ें, जिससे आपका ये टॉपिक भी यानी जो है वो विषय भी आपका मजबूत हो जाए। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, चेतक, ऋषभदेव। कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, चेतक और ऋषभदेव। मुझे लग रहा है इसका राइट आंसर आपने लगा लिया होगा। अगर आपको राइट आंसर लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, तो उसमें वीडियो को पॉज करके आप अच्छे सोच ले, फिर जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, जबकि 23 में पार्श्वनाथ और 24 में जो थे महावीर स्वामी। ओके, तो आपका तीसरे का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, एकदम शानदार प्रश्न, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता से इस चीज को ही ज्यादातर पूछा जाता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका एक नगर था लोथल, उसकी खुदाई किसके द्वारा किया गया था? राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, आर एस राव और एन जी मजूमदार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ये कहाँ पे है? तो गुजरात जो है राज्य में स्थित है लोथल। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो यस आर राव के द्वारा जो है इसकी खुदाई की गई थी। जबकि बात करें राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई खुदाई करता थे, और जो है आपके दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा के, और एन जी मजूमदार जो है चौहदड़ो की जो है खुदाई के समय जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो रही थी उसमें अब तक जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा मिला है? तो चौहदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे, धौलावीरा। धौलावीरा जो था ये है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर है, और साथ ही इसमें एक स्टेडियम भी पाया गया है।
यानी स्टेडियम पाया गया और 16 जलाशय भी पाए गए हैं। तो ये इसके क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 16 जलाशय किस जो है सभ्यता में पाया गया, तो धौलावीरा याद रखेंगे। और जो है आपका जो है स्टेडियम किस में पाया गया, तो वो भी धौलावीरा में पाया गया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बात करेंगे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसका जो भी राइट आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। आप लिखेंगे तो आपको याद जरूर रहेंगे। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऑप्शन है 10, 20, 8, 6। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। गोपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यानी सभी ग्रंथ का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें पूछा गया है गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ध्यान रखेंगे इसमें कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप टिक लगा लें, उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, धीरे धीरे हम लोग जैसा आप बोलेंगे उसी तरीके से मिडाइवल पे आएंगे, मॉडर्न पे आएंगे। जैसा जैसा आप बोलेंगे उस तरीके से ये जो है सीरीज बढ़ती रहेगी। आप कहेंगे सर टेस्ट श्रृंखला में जो है नंबर आप क्वेश्चन को इंक्रीज करिए, तो इंक्रीज भी किया जा सकता है। ओके, गोपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसी का नाम है गोपथ। बात करें ऋग्वेद का कौन है? ऐतरेय है। सामवेद का शतपथ है। यजुर्वेद का सामवेद का जो है वो है पंचविश और षष्ठविश है। और यजुर्वेद का जो है आपका शतपथ है। सबके ब्राह्मण ग्रंथों को याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का पंचविश और षष्ठविश, यजुर्वेद का शतपथ और अथर्ववेद का गोपथ। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। 16 महाजनपदों में गांधार की राजधानी थी। 16 जो आपके महाजनपद थे उसमें जो है गांधार है उसकी राजधानी थी। चंपा, राजगृह, वैशाली, तक्षशिला। तो गांधार की जो राजधानी थी वो ऑप्शन डी यानी तक्षशिला थी। ठीक है, तक्षशिला जो है गांधार की राजधानी थी। बात करें चंपा जो है वो अंग जो आपके महाजनपद थे उसकी राजधानी थी। राजगृह जो था मगध का था और वैशाली जो था वो वज्जी का था। ओके, तो जो भी मैं आपके आपके साथ जो सब पॉइंट जो है डिस्कस कर रहा हूँ उसे आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करते रहें। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सैल्यूकस निकेटर का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? यानी चंद्रगुप्त मौर्य यानी गुप्त जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और सैल्यूकस निकेटर कौन था? तो है जो है सिकंदर का सेनापति और जो है सीरिया का बादशाह था। तो इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम, राबी, सिंधु, सतलज। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? आई होप आपने टिक लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिंधु नदी, ऑप्शन सी। सिंधु नदी किनारे जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का 305 बीसी यानी जो है 305 ईसा पूर्व में इनके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर बुरी तरीके से पराजित हुआ था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। कर्ण वंश का संस्थापक कौन थे? इस आज जो हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी माना जाता है। कर्ण वंश जब वंशों से रिलेटेड होता है तो काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। कर्ण वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, देवभूति, वसुदेव और शिमुख। इसमें जो ऑप्शन भी मैं लेता हूँ, ऑप्शन ऐसा लेता हूँ कि जिसके साथ आपको एडिशनल जानकारी भी मिल जाए। तो याद रखेंगे शुंग वंश के स्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे, ये शुंग वंश के थे। देवभूति इसी वंश के यानी शुंग वंश के सबसे अंतिम राजा थे, जिनके सेनापति कौन थे? वसुदेव थे। और इन्होंने ही जो है इस जो है देवभूति की हत्या करके राजा बना और कर्ण वंश की स्थापना की। यानी कर्ण वंश के स्थापक कौन थे? वसुदेव हैं। बात करें शिमुख की तो ये सातवाहन वंश के जो है संस्थापक थे। यानी शिमुख सातवाहन वंश के संस्थापक, वसुदेव कर्ण वंश के संस्थापक, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक और पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का संस्थापक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अब आपका जो है पॉलिटी का सेक्शन शुरू हुआ है, यानी जो है संविधान और राज्य व्यवस्था का सेक्शन प्रारंभ हुआ है। देखें इसमें आप कितना कितना स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि ये इस टॉपिक को तो मैं बहुत बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और जिसका भी आपको यानी पॉलिटी का और जो है आपका ज्योग्राफी का
अगर आप नए हो हमारे चैनल से तो जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको पॉलिटी के भी वीडियो मिलेंगे, आपको जो है हिस्ट्री के भी वीडियो मिलेंगे, और साथ ही जो है आपका वो अन्य वीडियो भी मिलेगा। निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 15, भाग 16, भाग 17 और भाग 18। क्या होगा? भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। देखेंगे तो निर्वाचन जो है पद्धति है उसका जो है उल्लेख हमारे संविधान के भाग 15 में किया गया है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। और बात करें एक इम्पॉर्टेंट इसमें और है भाग 17, जिसमें जो है आपकी जो है राजभाषा की बात की गई है। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको सेक्शन इसलिए थोड़ा सा लेके जा रहा हूं अंदर तक क्योंकि आप हर चीजों को जान ले, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक एक जो है संविधान संशोधन जो होता है उसमें एक एक लाइन के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची, जो टोटल प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी और जो बढ़कर 12 हो गई, उसमें 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो याद रखेंगे इसका जो होगा वो होगा 52वां संविधान संशोधन 1985। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन इसलिए लिया गया है कि आप याद रखेंगे कि 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसको मैंने आपको पहले जो है पार्ट में भी आपको वहां पे क्लियर कराया था। 7वें संविधान संशोधन में जो है 1956 में हुआ था। इसका रीजन आने वाली वीडियो में हम जरूर बताएंगे क्यों है, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन में जो है 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों के लिए आपको एक राज्यपाल नियुक्त करने की बात भी की गई है, और उसी में साथ में क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की है। तो वो 7वां संविधान संशोधन है। और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976, इसको बोलते हैं मिनी संविधान संशोधन, क्योंकि इस समय जो है बहुत कुछ परिवर्तन किया गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य किया गया है? यानी जो आपके टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य आता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23-24 और अनुच्छेद 25 से 28। तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 14 से 18 जो है समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 1922 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ें। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 82। तो इसका अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि 51 तक जो है हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य खत्म हो जाते हैं। उसी के बाद जो है संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे जो है पहला पद शुरू होता है राष्ट्रपति के नाम से शुरू होता है। तो हमारे यहाँ जो है अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का जो है उल्लेख किया गया है। ओके, अगले प्रश्न की बात करिएगा। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रारंभ में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इसको एक संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? जोड़ा गया था। याद रखेंगे, तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन है 1976, इसी के तहत जो है हमारे जो है मौलिक हमारे जो है संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? जोड़ा गया, जिसमें 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या जो प्रारंभ में 10 थी उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 11 कर दिया गया। तो इससे आप 2 या 3 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। यानी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। प्रारंभ में कितनी थी? तो 10 थी। ओके, किस संविधान संशोधन के तहत 10 से 11 कर दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत
किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है, यानी जब कोई सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने ऑर्डर को देता है तो एक बार उस ऑर्डर को और चेक करने के लिए जुडिशियल रिव्यू आता है, जिसको न्यायिक पुनराविलोकन कहते हैं। उसका सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फोर्थ ऑप्शन है आपका ब्रिटेन। तो उसका जो भी राइट आंसर हो आप अपने कॉपी पे कहीं पर नोट जरूर करते रहें। ये ईमानदारी से अगर आप टेस्ट देंगे तो जरूर आपका अच्छा होगा, क्योंकि आपके टिक लगाने के बाद आपके माइंड का जो सेट है और जो मैं बताऊंगा इन दोनों में जब होगा कि अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो चीज़ों को आप जरूर खोजेंगे और जरूर देखेंगे। ओके, तो न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, तो ध्यान रखेंगे यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है ये लिया गया है। ठीक है, अगला बात करें, जैसे कल ही हमने आपको बताया था कि समवर्ती सूची, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो एक के साथ 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है। यानी वाइस प्रेसिडेंट आपको बनना है अगर भारत का, तो आपके लिए उस कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा, आई होप आपने लगा लिए होंगे टिक, क्योंकि वीडियो को पॉज करके भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। यानी भारत के राष्ट्रपति बनने की भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति बनने की भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है। अगले प्रश्न की बात करें, नागरिकता को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है। यानी जो है सिटीजनशिप जो है हमारे देश में भारतीय संविधान में किस भाग में रखा गया है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो इसका मैं आपको ऑलरेडी जो है पिछले वाले जो है आपके टेस्ट सीरीज में आपको बताया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जो है भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है और भाग 6 में जो है आपकी जो है राज्य की कार्यपालिका है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। यानी जो है आपको ये पूछ रहा है कि लोकसभा में कितने मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, कितने वर्तमान में हैं ये नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 552 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 543 वर्तमान में जो है चुने गए प्रतिनिधित्व द्वारा हैं और टोटल कितने हैं 545, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन हैं। ठीक है, और बात करें तो हमारे यहाँ 550 जो है सीट पर निर्वाचन यानी चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियन की सीट होती है जिसको राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित मनोनीत की जाती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यानी मनी बिल जो होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 123। तो ध्यान रखेंगे जो धन विधेयक होता है वो अनुच्छेद 110 के तहत जो है ये जो है अनुच्छेद की बात की जाती है धन विधेयक की। 108 क्या है, 108 जो है हमारे यहाँ संयुक्त जो है अधिवेशन होती है जिसमें राज्यसभा लोकसभा के मेंबर एक ही सदन में आकर बैठते हैं। अनुच्छेद 117 में जो है हमारे यहाँ जो है वित्त विधेयक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो है हमारे यहाँ वित्त विधेयक का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 117 में किया जाता है और अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ओके, अगले प्रश्न की बात करें, अब 21वां प्रश्न आ गया यानी ज्योग्राफी शुरू हो गया। मूंगफली किसकी फसल है, खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मूंगफली सबसे ज्यादा जो होती है किस राज्य में होती है, इसका आंसर आप लिखेंगे। और बात करें तो खरीफ, रबी, जायद, तो जो हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट यानी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो जून से जुलाई मंथ में बोई जाती है और जो है अक्टूबर से नवंबर मंथ में इसकी कटाई की जाती है। तो याद रखेंगे मूंगफली किसकी फसल है, तो खरीफ ऋतु की फसल है। अगला प्रश्न है, जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होता है। यानी जल में नाइट्रेट की मात्रा, जब जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस समय कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनीमाता और इटाई। तो इसको मैंने एक बार और ही आपको क्लियर किया था। इटाई ब्लैक फुट जो होता है वो होता है आपका देखेंगे तो उससे होता है, यानी
ब्लैक फूड जो होता है आपका ऑर्सेनिक्स होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये नाइट्रेट्स होता है, मिनीमाता जो होता है ये पारा से होता है, और जो होता है इटाई इटाई जो होता है वो आपका किससे होता है, तो इटाई इटाई जो है वो आपका कैडमियम से होता है। तो इसमें पूछा है कि नाइट्रेट की कमी से कौन होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। भारत का क्षेत्रफल, यानी जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितना परसेंट है, यानी कितना प्रतिशत है। 7.33, 5.22, 2.40 और 1.80। इसका राइट आंसर आप लगा लिए होंगे टिक। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2.40 हो जाएगा, यानी लगभग जो है 2.5% का क्षेत्रफल जो है वो भारत में है पूरे विश्व का। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। इनमें से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, एकदम शानदार क्वेश्चन। अभी तक आता था किस देश में जो है, किस देश से, अरे किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। मैं यहाँ पर जो है देश का नाम दे दिया हूँ, तो आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा का जो है पूरा अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप ग्लोब पर जाकर जरूर देख सकते हैं। ग्लोब पर नहीं देख सकते तो आप मैप में जरूर देखिए आप। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। तो याद रखेंगे भारत से भी गुजरती है कर्क रेखा, क्योंकि आपको पता है कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बांग्लादेश जस्ट सटा हुआ है इसलिए वहां से भी गुजरती है, और चीन से भी गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है, तो पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। बड़ा होता है कि पाकिस्तान भी भारत से सटा हुआ है लेकिन नहीं गुजरती है, तो पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो ऊपर, मतलब क्या होता है, कर्क रेखा के ऊपर पाया जाता है, नीचे नहीं, इसलिए उससे गुजरती नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत की सबसे लंबी सीमा किस पड़ोसी देश से बनाती है, यानी भारत जो है सबसे लंबी सीमा किस पड़ोसी देश से बनाती है। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी जो है सीमा बनती है, यानी पड़ोसी देशों में बात करें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत में स्थित भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हिमालय के किस भाग में स्थित है। हिमालय के 4 भाग होते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इन चारों भाग में से किस भाग में जो है आपका कंचनजंगा जो है पाई जाती है। तो कंचनजंगा याद रखेंगे बृहद हिमालय का ही पार्ट है, क्योंकि बृहद हिमालय में आपको क्या मिलेगा, एवरेस्ट भी मिलेगा और कंचनजंगा भी मिल जाएंगे। ओके, नाथुला दर्रा, क्वेश्चन शानदार है, और अभी तक ये क्या हुआ था, अभी पिछले बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या होगा राइट आंसर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर भी लिए होंगे। तो नाथुला दर्रा जो होता है वो सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में नाथुला और जिलेपला 2 दर्रे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, सिनकोना का वृक्ष किस प्रकार के वन का वृक्ष है। सिनकोना, जिसके छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। सिनकोना का वृक्ष किस प्रकार के वन का वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसून वन, पर्वतीय वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहीं पर इस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। तो सदाबहार वन में क्या होता है कि वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नर्मदा एवं सोन नदियां कहाँ से निकलती है। आपको पता है नर्मदा जो है ये भी आपकी एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकलती है, और सोन नदी भी एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकलती है, और उस चोटी का नाम है अमरकंटक चोटी। सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी है अमरकंटक, वहीं से नर्मदा और सोन नदी दोनों निकलती है। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है, और जबकि नर्मदा जो है पश्चिम दिशा में बहते हुए जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है, और ये जो है पटना में जाकर क्या करती है, गंगा नदी से मिल जाती है। ओके, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी। आज का लास्ट क्वेश्चन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बिल्कुल करके जाएंगे। एक जो है मनोबल मिलता है और आपको पता चलता है कि कितना आपका रिस्पॉन्स है।
और जैसा भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन की सीरीज क्या है, और आप सभी लोग मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती, सॉरी एस्चुरी बनाती है। बनाती होने का मतलब क्या है, अचानक इसका जो है जल का बहुत बड़ा हिस्सा जाकर समुद्र में डायरेक्ट मिल जाता है, यानी वो डेल्टा नहीं बनाती है। गोदावरी ये डेल्टा बनाती है, कावेरी डेल्टा बनाती है, और कृष्णा डेल्टा बनाती है, लेकिन ताप्ती जो है ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। इसको आप चाहे तो गूगल मैप पे जाकर, या आप क्या सकते हैं कि इमेज के माध्यम से आप एस्चुरी को देख सकते हैं क्या होता है। तो चलिए आज की टेस्ट श्रृंखला यहीं पे फिनिश करते हैं, और जैसा भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें।